गुड मॉर्निंग। तो शुरू किया जाए। आज मैं आप लोगों को किरचॉफ लॉ, जो मेनली इस लेक्चर में हमें काम करना है, वो किरचॉफ लॉ पे काम है। लेकिन किरचॉफ लॉ को समझने के लिए बच्चों हमें एक दो डेफिनेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले वो डेफिनेशन, वो शब्दों को समझ लेते हैं ताकि वो अच्छी तरह से हमें रूल समझ में आ जाए। तो इसमें पहला आपका वर्ड है स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन पावर। स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन पावर। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन पावर क्या है, इसको समझते हैं सबसे पहले। ठीक, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलो ठीक है, तो स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन पावर को समझते हैं पहले। तो ये होता क्या है एक्चुअल में। हमारे जब किसी सरफेस की हम बात करते हैं बच्चों, तो उसमें जो रेडिएशन पड़ता है, जैसे आप धूप में बैठे हैं ना, तो उसमें बहुत बड़ी रेंज होती है। वेवलेंथ के हिसाब से सोचे, जो आप पर इंसिडेंट होती है, जिसको आप सामान्य उसमें धूप बोलते हैं, वो बहुत बड़ी रेंज होती है। लैम्डा जो वेवलेंथ की हम बात करते हैं, इसकी बहुत बड़ी रेंज है। ये केवल विजिबल लाइट ही नहीं है, विजिबल के अलावा भी होता है जो आपको आंखों से नहीं दिखता मनुष्य को। अल्ट्रावायलेट होता है, इंफ्रारेड है, और भी बहुत वैरायटी है। इस पे हम बाद में डिटेल में, एक अलग चैप्टर है जिसपे पूरा बात स्पेक्ट्रम पे ही करते हैं। अगर मैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे फोकस करूं कि नहीं साहब, हमें तो ना लैम्डा इक्वल टू इतना है एंगस्ट्रॉम, यही वाला रेडिएशन को देखना है बस, तो मैंने एक पर्टिकुलर चूज कर लिया। क्लियर है? तो अब ये देखिए, ये पर्टिकुलर रेडिएशन कितना इंसिडेंट हुआ और फिर कितना एब्जॉर्ब किया गया। तो जितना एब्जॉर्ब हुआ वो न्यूमरेटर में और टोटल डिनोमिनेटर में। ये नाम हो जाएगा स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन पावर। कल हमने एब्जॉर्प्शन पावर के बारे में समझा, आज केवल स्पेक्ट्रल शब्द ही तो बड़ा है। तो कभी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर आप इंसिडेंट रेडिएशन अपॉन टोटल रेडिएशन करेंगे, तो उसे क्या नाम देंगे? स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन पावर। तो अब हम यहां पर समझेंगे, जहां पर भी इस लेक्चर में स्पेक्ट्रल शब्द आएगा, इसका मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात हो रही है। क्या मैं समझा पाया? यस सर। चलो ठीक है, तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं। लिखिए, द स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन पावर the spectral absorption power of a body for a certain wavelength, for a certain wavelength, उसको लैम्डा नाम देते हैं। certain wavelength lambda is defined as equal to, मैं सीधे फॉर्मूले के तौर पर लिखता हूँ, हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी, जो भी कहें, एब्जॉर्ब in 1 second upon total heat energy incident in 1 second। आसान है, कुछ नहीं है, जितना एब्जॉर्ब हुआ अपॉन टोटल।
और इस समय हम ये मान रहे हैं कि केवल लैम्डा वेवलेंथ का रेडिएशन पड़ रहा होगा, बाकी पड़ ही नहीं रहा होगा, बाकी पे बात ही नहीं करनी है। तो ये है लैम्डा फॉर अ सर्टेन वेवलेंथ इज डिफाइंड एज दिस, और नीचे लिख देते हैं हियर wavelength range can be taken as lambda minus 1/2 to lambda plus 1/2, इतना चल जाएगा। तो जितना लैम्डा है अगर उससे -½ और +½ तो मेरे ख्याल से आप समझिए होंगे इनका अंतर 1 आ जाएगा, 1 पर्टिकुलर वेवलेंथ पर। ठीक है। अगर बच्चों हाँ, अगर किसी को लगता है कि हाफ तो बहुत ज्यादा हो गया, छोटा सा लेना था, तो पूरी कैलकुलस में हमने पढ़ाया तो डी लैम्डा ले लेते, क्योंकि जिसके आगे डी लगता है बहुत छोटा होता है। तो चलो हम ऐसा भी लिख लेते हैं, कई जो है ऐसा भी ज्यादा एक्यूरेसी हो जाएगी। तो नई लाइन से आप लिखिएगा इसी में, इफ वी कंसिडर अ स्मॉल वेवलेंथ इंटरवल कह देते हैं इसको, स्मॉल वेवलेंथ इंटरवल डी लैम्डा अराउंड लैम्डा, लैम्डा के आसपास हमने डी लैम्डा छोटा सा ले लिया। तो हम कहां से लेंगे, ऐसे लेते, दैट इज बिटवीन लैम्डा माइनस डी लैम्डा बाई 2 टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा बाई 2। तो आप देखिए इंटरवल जहां 1 था डी लैम्डा हो गया होगा। तो देन तो इसको हम ए लैम्डा कहते हैं, इज डिफाइंड एज, ये एब्जॉर्प्शन पावर कल हमने ए पढ़ी थी, आज पर्टिकुलर वेवलेंथ पर है तो ए लैम्डा कर देते हैं, तो देन हटा देते हैं, हो गया। दोबारा इतनी बार लिखने की जरूरत नहीं है ना। मैं फिर कह रहा हूं जहां स्पेक्ट्रल नहीं आएगा तो हम लैम्डा नहीं लिखेंगे, स्पेक्ट्रल वहीं पर लिखेंगे तो जहां पर पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात हो रही है। तो पर्टिकुलर वेवलेंथ का जितना रेडिएशन सरफेस पे पड़ा और जितना एब्जॉर्ब हुआ, इनका रेशियो देखना है बस। समझ में आया या नहीं आया? आगे सर। अच्छा, तो बच्चों अब इसी में एमिसिव पावर भी देख लेते हैं। जैसे कोई सरफेस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है तो एमिट भी तो करेगी। एमिसिव पावर होता क्या है बच्चों, जैसे ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पर कोई यूनिट एरिया ले लीजिए, ये यूनिट एरिया ले लिया मैंने छोटा सा। तो यूनिट एरिया से 1 सेकेंड में, अभी इसका बॉडी का टेम्परेचर T केल्विन है, तो T टेम्परेचर पर कोई यूनिट एरिया से 1 सेकेंड में जितनी एनर्जी एमिट होती है, बाहर निकलती है, वो एमिसिव पावर हो गई। और बच्चों टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा एमिशन भी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो अंदर एनर्जी भी ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो ज्यादा रेडिएशन एमिट होगा। तो एमिसिव पावर टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आप ऐसा नहीं कह सकते इसकी एमिसिव पावर ये है, क्योंकि अगर आप कहते हैं किसी बॉडी की एमिसिव पावर इतनी है तो लोग समझेंगे अच्छा कोई भी टेम्परेचर हो इतनी एनर्जी निकलेगी हर सेकंड में। तो आप कहेंगे नहीं, इसकी एमिसिव पावर इस टेम्परेचर पर इतनी है।
टेम्परेचर बदलेगा, कुछ और हो जाएगी। तो एमिसिव पावर का मतलब 1 सेकेंड में यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी बाहर निकली T केल्विन पर। समझ में आया? Yes, sir. चलिए, द एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी at a particular temperature, at a particular temperature is the total energy radiated per second per unit area. It is denoted by small e. इसे दिखाते हैं। तो कल हमने एब्जॉर्प्शन पावर रही, आज हमने स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन पावर रही एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर। क्लियर है ना? स्पेक्ट्रल Yes. आप एमिसिव पावर कह रहे हैं हम, तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर भी होनी चाहिए फिर। तो ना मैं नेक्स्ट पेज पे अब आपको स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, बाकी सब कहानी वही है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का रेडिएशन 8 सेकंड में यूनिट एरिया से कितना निकला, वो उस बॉडी का सॉरी तो हेडिंग डालिएगा स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। इसी को एक और नाम भी देते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, या ब्रैकेट में मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस। इन्हें बहुत सही शब्द नहीं है, आप ब्रैकेट वाला को ज्यादा यूज मत करिएगा, मैं उसकी वजह बताता हूं बच्चों। बच्चों, क्रोम शब्द का मतलब कलर होता है। मैं ब्रिटिश इंग्लिश यूज कर रहा हूं तो कलर में COLOUR, अमेरिकन होता तो COLOR होता। क्रोम का मतलब कलर होता है। तो क्रोमेटिक अगर कहीं पर कहा जाए तो मतलब वो कलरफुल होगा कोई चीज। तो अगर मोनोक्रोमेटिक कहा जाएगा तो मोनो का मतलब सिंगल, एक, यही तो पढ़ते हैं हम लोग। Yes. तो क्रोम माने होता है कलर, मतलब रंग, मोनो मतलब एक, तो एक ही रंग। बेसिकली हमारा मतलब यहाँ पर एक ही वेवलेंथ से। मोनोक्रोमेटिक जब भी आप बोलेंगे, कभी भी ऑप्टिक्स में ज्यादा पढ़ते हैं हम लोग, तो वो एक ही कलर की लाइट से मतलब, क्योंकि जब व्हाइट लाइट आप पर पड़ती है ना किसी सरफेस पर, तो वो 7 कलर मानते हैं नहीं हम लोग, Yes, sir. विब्ग्योर। तो फिर अगर हम 7 कलर की लाइट नहीं बल्कि एक ही कलर की लाइट कहें तो उस लाइट को क्या बोलना चाहिए हमें? Sir, monochromatic. मोनोक्रोमेटिक लाइट। और पूरा है तो व्हाइट लाइट बोलते हैं, या क्रोमेटिक लाइट। क्रोम मतलब कलर। शब्द समझ में आ रहे हैं ना? हम ऑप्टिक्स में फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे इन शब्दों को, क्रोमेटिक लाइट और क्रोमेटिक एबरेशन, मोनोक्रोमेटिक एबरेशन, इस तरह के शब्द आएंगे। तो क्रोम शब्द का मीनिंग समझा, मोनो का समझा, तो एक कलर, एक ही कलर की बात है। लेकिन बच्चों ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि हमारी जो आंखें हैं वो मोटे तौर पर 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक देख पाती, मतलब इस रेंज को हमारी आंखें देख, इस रेंज में अगर रेडिएशन पड़े तो वो विजिबल लाइट है।
लेकिन बच्चों 4000 से 8000 में भी 7 कलर हुए ना। यस सर। तो अगर मैं विबग्योर में एक तरफ से शुरू करूं तो 4000 एंगस्ट्रॉम से, वॉयलेट अगर शुरू करूं तो 4000 से कुछ तो आगे तक जाएगा ना। माना, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, माना 4500 एंगस्ट्रॉम तक जाता, और आप कहते हैं कि ये वॉयलेट है। अरे भाई, तो ये अगर वॉयलेट है तो ये भी कोई एक वेवलेंथ थोड़ी है। फिर दूसरी यस वेवलेंथ विबग्योर में एक एक करके VIB GY OR सभी आएंगे। तो मैं तो कहना ये चाह रहा हूं कि मोनोक्रोमेटिक भी काफी वेग शब्द हुआ। इसके मुकाबले स्पेक्ट्रल ज्यादा सही शब्द हुआ, क्योंकि जब भी आप स्पेक्ट्रल बोलते हैं पर्टिकुलर वेवलेंथ, वो ज्यादा एक्यूरेट बनता है। क्लियर है या नहीं? यस सर। और बेटा दूसरी बात, रेडिएशन तो किसी भी वेवलेंथ का हो सकता है। वो विजिबल रेंज से बाहर भी हो सकता है, वो इंफ्रारेड हो सकता है, वो अल्ट्रावायलेट हो सकता है, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी में हो सकता है, वो गामा रेज हो सकती है, बहुत सारे हैं। और उनमें तो कोई कलर हमें दिखता नहीं है। तो फिर तब उस समय मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब ये जो शब्द है ये थोड़ा वेग है, तो इसे ज्यादा यूज करना उचित नहीं है। आप कहेंगे सर फिर इतना ही फालतू था तो पढ़ाया क्यों? अरे भाई, ये लिखा होता है कई जो है ना शब्द है, तो आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन ये बेहतर शब्द नहीं है। क्योंकि क्रोम तो जो कलर है वो तो विबग्योर में ही आएगा, बाकियों में तो दिखेगा ही नहीं आपको। तो इसलिए हम मोनोक्रोमेटिक चीजों पर ज्यादातर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर शब्द का यूज करेंगे। जो चीजें थी क्लियर हो पाई ना? यस सर। हाँ, तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर। मतलब एमिशन वही है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितना रेडिएशन निकला, बस ये तो है। पिछला वाला एमिसिव पावर था, उसी में पर्टिकुलर वेवलेंथ आ जाएगी, बाकी कुछ नहीं आना है। तो लिखिएगा स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा, फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा, हम एक के लिए मानते हैं इसे, एट अ गिवन टेम्परेचर टेम्परेचर दिया हुआ होगा, मैं पहले ही चाहता टेम्परेचर is the amount of radiant energy emitted per second, emitted per second per unit area. एरिया, और इसको ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, इसको हम ई लैम्डा से लिखें। यहां पर भी अगर मैंने यूनिट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो थोड़ा सा एक डी लैम्डा रेंज मान ली, तो कैसे लिखेंगे? हम इसे भी लिखते हैं, इफ वी टेक a small wavelength range, a small wavelength range d lambda around lambda, हमने ये मान लिया, तो मैं ऐसे समझाता हूँ, दैट इज बिटवीन कहां से कहां तक, लैम्डा माइनस डी लैम्डा बाई टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा बाई 2।
देन तो फिर उस समय कितनी एनर्जी निकली होगी अगर एमिटेड की बात करें, देन हम इससे कैसे लिखें, देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड in d lambda interval इक्वल टू हो जाएगा e lambda into d lambda emissive power into range से मल्टीप्लाइड। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर स्प्रेड का एनर्जी कितनी एमिट हो रही है आपसे कहा जाएगा, तो आप ई लैम्डा डी लैम्डा यूज करेंगे। क्लियर हो गया? तो फिर Yes, sir. अगर टोटल एनर्जी कितनी, ये तो एक वेवलेंथ की है, अलग अलग वेवलेंथ की ऐसी निकलते रहेगी, तो टोटल एनर्जी एमिटेड, टोटल एमिटेड एनर्जी in 1 second from unit area, यूनिट सरफेस एरिया मेरा मतलब है। तो टोटल एनर्जी को हम ई से दिखाएंगे बच्चों, और इंटीग्रेशन कर देंगे ई लैम्डा डी लैम्डा, कहां से कहां तक, लिमिट सारी वेवलेंथ जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, सारी वेवलेंथ। समझ में आया? इंटीग्रेशन का हम लोग जोड़ना, Yes, sir. हाँ सारी उसको जोड़ देंगे बस। तो कितना एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर कितनी एनर्जी एमिट हो रही है 8 सेकंड में यूनिट एरिया से, उसके लिए आपने ई लैम्डा डी लैम्डा किया, और अगर सारी वेवलेंथ कितनी निकल रही है करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे। आपके लेवल पे ये खाली फॉर्मूले के तौर पर समझना, बाकी कुछ नहीं करना आप। यहां से बच्चों एक चीज और, ब्लैक बॉडी के बारे में रिकॉल करते हैं। ब्लैक बॉडी एक ऐसी सरफेस होती है जिस पर जो भी रेडिएशन पड़ता है सभी कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी हुई, 100%, या फ्रैक्शन में 1 की बात करेंगे। एब्जॉर्प्शन तो ठीक है, लेकिन अब हम ब्लैक बॉडी के किसकी बात कर रहे हैं, एमिशन की। तो कोई एक सामान्य जो बॉडी होती है उसकी एमिसिव पावर जब देखनी हो तो हमेशा ब्लैक बॉडी से कंपेयर करें, क्योंकि ब्लैक बॉडी ज्यादा बेहतर कंपैरिजन के लिए होती है, वो आइडियल है ना, क्योंकि 100% नेचुरल ब्लैक बॉडी तो मिलती नहीं है, मैंने आपको बताया था। तो ब्लैक बॉडी भी एक आइडियल कंसेप्ट हुआ। तो जब जिंदगी में कंपैरिजन करना ही है तो किससे करना हुआ, जो आइडियल हो उसी के साथ। तो अब यहां से एक नया शब्द आएगा बच्चों, उसे लिखिएगा एमिसिव, एमी डबल एस, एमिसिव हुआ एमिसिविटी, ई एम आई डबल एस आई वी आई टी वाई, एमिसिविटी, या एमिसिव पावर भी कह सकते हैं। तो कोई भी एक जो सामान्य आपके पास कोई एक बॉडी है जिस पर रेडिएशन पड़ रहा है उसकी एमिसिव पावर और एक ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर का रेशियो, मैं समझा पाया? Yes, sir. लिखिए, इट इज द रेशियो ऑफ द एमिसिव पावर of a body to the emissive power of a black body. At the same temperature.
तो कोई बॉडी का टेम्परेचर टी केल्विन है, सोचो कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी का भी टी केल्विन होता तो उससे कितना एमिशन होता उस कंपेरिजन। तो हम इसको बच्चों एप्सिलॉन से दिखाते हैं, ये एप्सिलॉन इक्वल टू एमिसिव पावर, और परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर को कैपिटल ई से दिखाते हैं। तो स्ट्री स्पेलिंग एप्सिलॉन कहते हैं कई लोग, हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है, वो प्रोनाउंसिएशन है अलग अलग। तो एप्सिलॉन ऐसे बनता है। तो कैसे बनाओगे समझ में आया? मैं फिर बना के दिखाता हूँ, ये देखो ऐसे, ये बस ये एप्सिलॉन। तो किसी भी कोई बॉडी जिस टेम्परेचर पर है, सोचो कि अगर परफेक्ट ब्लड बॉडी भी इसी टेम्परेचर पर होती तो दोनों की एमिसिव पावर के रेशियो को एमिसिविटी कहते हैं। क्लियर हो गया ना? यस। अच्छा, चलो ठीक हो गया। तो अब हम लोग इस पे बात करते हैं किर्चॉफ लॉ क्या है। तो किर्चॉफ जर्मन साइंटिस्ट थे, इनका रेडिएशन में भी बहुत शानदार काम है और इलेक्ट्रिक में भी। 12th क्लास में आप इलेक्ट्रिसिटी पे इनका काम पढ़ेंगे, फिर वो भी गजब है। ओम्स लॉ का जनरलाइजेशन है, मतलब किर्चॉफ्स लॉ। इनका जो लॉ है उसकी लैंग्वेज तो हमें शुरू में कॉम्प्लिकेटेड लगती है, मैं सरल शब्दों में समझाता हूँ। गुड एब्जॉर्बर आर ऑल्सो गुड एमिटर्स। क्या कहा? Sir, good absorbers are also good emitters. एमिटर्स, जो सरफेस जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन, एमिट करते समय वो औरों से ज्यादा एमिट भी करेगी। और जो सरफेस कम एब्जॉर्ब करेगी वो कम ही एमिट भी करेगी। वैसे भी कॉमन सेंस वाली बात है, जब एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी कोई सरफेस तो बाद में एमिट कहां से करेगी? एमिशन के लिए भी होना चाहिए ना कुछ अंदर। तो यही किर्चॉफ लॉ है। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, बैड एब्जॉर्बर्स आर बैड एमिटर। क्लियर हुआ? मैं इसको पहले समझाता हूं। आपके पास कोई ऐसी चीज है, आप सोचिए, जो ज्यादा गर्म, ज्यादा एब्जॉर्ब करे। बच्चों, पेंटिंग्स होती हैं, आपने डार्क कलर की पेंटिंग बनाई कोई, और पेंटिंग्स को बहुत हाई टेम्परेचर पर रखा, सेफ डिस्टेंस पर उसको, बहुत जैसे ब्लैक पेंटिंग बनाई बहुत शानदार, और उसको बहुत हीटअप किया माइक्रोवेव ओवन टाइप की चीजों पे, सोचिएगा 1000 केल्विन या उससे ऊपर। तो ठीक है, पेंटिंग लॉन्ग टाइम तक रहती है, सरवाइव करती है म्यूजियम में। अब क्या होगा कि अंधेरे में ना वो सबसे ज्यादा ग्लो करेगी जो डार्क थी, क्योंकि सबसे ज्यादा रेडिएशन उसने एब्जॉर्व किया होता है। तो अंधेरे में उसके बाद वो सबसे ज्यादा ग्लोइंग होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो यही किर्चॉफ लॉ है सरल शब्दों में। तो मैं इसे स्टेटमेंट लिखाता हूं, आपको लिखिए। एट एनी गिवन टेम्परेचर, the ratio of the emissive power to the absorptive power corresponding to a certain wavelength
is constant for all bodies एंड पहले, लेकिन एंड तो बाद में होगा, पहले इतना ही समझ ले, हम एंड फिर जोड़ लेंगे। आसान है बच्चों, किसी भी टेम्परेचर, एक टी केल्विन ले लिया आपने, हाँ, टी केल्विन पर एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो दुनिया के हर सब्सटेंस के लिए बराबर होता है रेशियो। ये बड़ी जोरदार बात है। आयरन के लिए भी, क्लॉथ के लिए भी, कोई भी कपड़ा ले लो, कोई भी मेटल ले लो, कोई भी चीज ले लो, टी केल्विन अगर टेम्परेचर है तो 4-5 चीजें रख दीजिए, हर एक की एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब समझो, जिसकी एमिसिव पावर ज्यादा हुई, एब्जॉर्प्टिव भी ज्यादा होनी चाहिए ना, ताकि रेशियो बराबर रहे। अरे भाई, Yes. किसी का 1/2 है, तो किसी का 2/4 है, किसी का 3/6 है, किसी का 4/8 है। सेंस समझिए आप क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई जिसका एमिसिव पावर ज्यादा है उसकी एब्जॉर्प्टिव भी ज्यादा है, तभी तो रेशियो कांस्टेंट रहेगा हर एक का। क्या आप लोग इतना समझ पाए? हाँ अगर सर। मेरे पास 4-5 डिफरेंट सब्सटेंस हैं और सबका टेम्परेचर सेम है, तो हर एक की एमिसिव और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो होता है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, वो सेम आएगा। कांस्टेंट फॉर ऑल बॉडी, कितना बड़ा लॉ है आप सोचिए ना। कांस्टेंट होगा, सबका बराबर होगा। ठीक, अब यहां से दूसरा सवाल उठता है, बराबर तो होगा, लेकिन होगा कितना? मेरा मतलब है, क्लास में टेस्ट हुआ और 5 बच्चों के बराबर नंबर आए, अरे वो तो समझ में आ गया बराबर है इन 5 के, लेकिन वो बराबर कितने हैं? तो फिर अब एंड वहां से इसके लिए लगा है। क्लियर है ना? Yes sir. अब वो कितना होगा, ये कंपैरिजन परफेक्ट ब्लड बॉडी के लिए करेंगे। तो ये लिखिए, तो 2 पार्ट है रूल के, दोनों अलग अलग समझिएगा। किसी भी दुनिया में कोई भी बॉडी ले लीजिए, उसका एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो होता है किसी टेम्परेचर पर, वो जितना होता है उतना ही दूसरी बॉडी का भी होगा, किसी और का भी, सबका बराबर होता है। और ये कितना होता है, अब लिखिए, एंड दिस कांस्टेंट is equal to the emissive power of a perfectly black body. लो, emissive power of a perfectly black body, अगर वो भी उसी टेम्परेचर पर अच्छी हो, body at the same temperature with same wavelength. तो परफेक्ट ब्लड बॉडी ही एमिसिव पावर कैपिटल ई जिसको हम कह रहे थे, वो तो टोटल थी, अगर स्पेक्ट्रल एक वेवलेंथ के लिए होगी तो ई लैम्डा कर देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, आप लोगों को अगर ये समझ में रूल आया है, तो मैंने अभी प्रूफ नहीं कराया, प्रूफ में टाइम लगेगा। मैं इस लेक्चर को यहीं पर क्लोज करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर किर्चॉफ लॉ समझाते हुए फिर उसके बाद प्रूफ भी करेंगे। कार्तिक जी, अभी तुम्हें ये समझ में आ चुका है या नहीं आया, ये बताइए कि क्या कहा जा रहा है। सर पहला पार्ट अच्छे से समझ आया, दूसरे में थोड़ा कंफ्यूजन। दूसरा मतलब, ये जो कांस्टेंट है, दुनिया की किसी भी बॉडी की एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो कांस्टेंट होता है। और कितना होता है ये कांस्टेंट? ये कांस्टेंट ये है कि जो अगर परफेक्टली ब्लड बॉडी होती है हमारे पास उसी टेम्परेचर पर,
तो उसकी एमिसिव पावर के बराबर होता है बस। सर हर बॉडी एब्जॉर्ब और एमिट इंस्टेंटेनियसली करती है? हाँ, हमेशा। प्रिवोस्ट थ्योरी कल हमने जो पढ़ी उसने हमेशा हर बॉडी एमिट भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती है, दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस होती है, इसमें लिखाया था। हाँ सर, मैंने थैंक यू लिखा था सर। देयर इज अ कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, ऐसा लिखाया होगा मैंने, देखिए तो चौथा पॉइंट है, पांचवा है, पता नहीं। हाँ सर, लिखा है। हाँ, कंटिन्यूअस होता है बच्चों, लगातार होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार एमिट होगा तो फिर एक बार एब्जॉर्ब होगा, बारी बारी से नहीं होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये प्रिवोस्ट थ्योरी थी, उसी थ्योरी के बेस पर किरचॉफ लॉ डेवलप, लेकिन किरचॉफ का जो प्रूफ है वो थोड़ा सा समय लेता है। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, 7:38 है, 7:45 पर हम लोग दोबारा जुड़ते हैं। थैंक यू। ओके।